इसमें कोई दो राय नहीं कि G20 समिट में भारत ने विकास का एक नया कीर्तिमान गढ़ा, साझेदारी के कई दरवाजे खुले, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि G20 की साझेदारी में भारत को क्या मिला, दुनिया क्या लेकर के गई आगे आने वाले वक्त के लिए, आगे आने वाले दशक के लिए, आज़ादी के समृद्ध काल के लिए। और आज़ादी के जब हम 100 साल पूरे कर लेंगे तो ये जो 48 घंटे रहे भारत मंडपम के, 48 घंटे भारत के, 48 घंटे भारत की सरजमी पर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के, ये कैसे रहे। और इनके ज़रिए जो मेजर टेकअवेज कहते हैं ना कि भारत के लिहाज से क्या क्या रहे, ये आसान शब्दों में बताने के लिए और समझाने के लिए मेरे साथ में मेरे कई कोलीग हैं। मैं शुरुआत कर लेता हूँ एक बार राकेश जी के साथ में। राकेश जी, चूँकि आपने हमें पीएमओ से लेकर के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या जितने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं वहाँ तक की हर एक अंदर की जानकारी दी है। आपकी नज़र और नज़रिए में G20 में हिंदुस्तान के मेजर टेकअवेज क्या रहे, हिंदुस्तान की ताकत कितनी बढ़ी, हमें क्या क्या मिला और क्या मिलना चाहिए था? देखिए, G20 से भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। राशिद जी, अगर बात करें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक ऐसा कॉरिडोर का निर्माण है कि अगर इससे तो आप एक तरफ जो है चीन और पाकिस्तान, चीन जो है इस कॉरिडोर से घबराया हुआ है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जवाब है ये? जवाब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से चीन जो है विस्तारवादी नीति लगातार अपनाता रहा है, उसको यहाँ से दो टूक शब्दों में एक संदेश गया है। इस कॉरिडोर के जरिए हमने कितने देशों को एक साथ में ले लिया? देखिए, 8 देश हैं इसमें, और इटली जो कि उसमें पार्टनर है उनका चाइना के साथ, उनके कॉरिडोर में, वो अपने आप को अलग करने की बात कर रहा है। तो ये उनके कॉरिडोर के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और जहाँ तक सऊदी अरब जो है, आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है बायलैटरल टॉक हो रहा है यहाँ पर, और कई मसलों पर समझौता भी हो। लेकिन क्राउन प्रिंस तो पाकिस्तान को खैरात बांटते हैं। खैरात बांटते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी निराशा हाथ लगी है कि जिस तरह से इसमें सऊदी अरब शामिल हो गया, और सऊदी अरब जो है एक मेजर जो है चंक इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये बड़ी बात है। रही बात, दूसरी बात कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन में राशिद जी, इसमें एक शुरू में सर्वानुमति होना, ये बड़ी बात है कि आप जो है रूस जो यूक्रेन मसले को लेकर आपने शुक्रवार शाम तक ये सभी चीज़ें जो हैं ये पटरी पर नहीं थी इस मसले पर लेकर। मेरे ख्याल से रशिया भी बड़ा सरप्राइज है इस चीज़ को लेकर के कि दिल्ली डिक्लेरेशन में आपने लग नहीं रहा था कि युद्ध जैसी कोई चीज़ आएगी, और ऐसा लग रहा था कि पूरे G20 का कहीं यूक्रेनीकरण ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देखिए ऐसा क्योंकि कुछ शब्द जो मैं बोलता हूँ, कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि आप मोदीमय हो गए, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल टच जो है ना, वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से उनका अलग है। तो जिसका असर जो है इस खासतौर से यूक्रेन मसले को लेकर, उस पर साफ तौर पर दिखा। वो रात में जो है मिलते हैं नेताओं से, बातचीत करते हैं, उसके बाद जो है सब राजी हो जाते हैं। तो ये बड़ी बात होती है और ये बड़ा टेकवे है। जिस तरह से आपने बाली में देखा था जो शब्दों का इस्तेमाल उसमें, और यहाँ पर आसानी से हो जाना, सभी जो है विश्व के अन्य देश जो है आश्चर्यचकित हैं। ये कहते हैं कि किसी भी देश के लिए, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हों चाहे शासनाध्यक्ष हैं, उनका विजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि मेरे साथ में हमारे कुछ और वर्टिकल की टीम्स हैं। आप राकेश, आप भी आ जाएं, अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत एक्टिव, बहुत अवेयर रहती हैं आप, जर्नलिस्टिक अप्रोच आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम बात ही कर रहे थे कि G20 में भारत के, हिंदुस्तान के लिहाज से मेजर टेकअवेज क्या हैं, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, जिस तरह से वासुदेव कुटुंबकम की जो प्रदर्शिता है भारत करता ही है, वासुदेव कुटुंबकम के लिए देश जाना जाता है, इसी की जो परिपाटी है इस बार हमने G20 में देखी है। और किस तरह से हमारा देश संस्कृति के लिहाज से, किस तरह से हम लोग देश और दुनिया में किस तरह से एक अहम साझेदारी कर रहे हैं, इसको लेकर भी हम लोगों ने बातचीत की। G20 के बाद G21 का जो बड़ा दौर देखा गया है इस G20 सम्मेलन में। इसी के साथ ही अगर बात की जाए संस्कृति की, तो संस्कृति किस तरह से सभी देशों के बड़े जो
सभी राष्ट्रपति देश में आए, उसी के बाद जो बाइडन का आना, उनके जो मिलाप का जो उस वक्त का जो तस्वीर आपने देखी है, जिस तरह से उन दोनों ही देशों का दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का मिलना, और वो जो एक कह सकते हैं कि ज़रा मैं शब्द भूल रही हूँ, मैं क्या कहूँ, गर्मजोशी। जी गर्मजोशी का जो स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये एक देश की जो संस्कृति को दर्शाता है। देश की संस्कृति, ठीक कह रही हैं कि देश की संस्कृति भारत मंडपम में भी नजर आई, लेकिन ये संस्कृति पेरिस में बैठे हुए राहुल गांधी को रास नहीं आई। देखिए, यही बड़ी विडम्बना है कि आप अगर यहाँ G20 का आयोजन दिल्ली में हो रहा है, आप यहाँ पर आलोचना करें, लेकिन विश्व के अन्य देशों में जाकर आप इस तरह से आलोचना करना और सवाल खड़ा करना, ये इस रणनीति को आखिरकार राहुल गांधी को कौन इसका स्ट्रेटेजी, मेरे ख्याल से राहुल गांधी, आइए राकेश, मेरे ख्याल से राहुल गांधी का जो अप्रोच है, उस अप्रोच में भी स्पेक्ट्रम बड़ा करने की ज़रूरत है क्या? पेरिस में जाके बीजेपी आरएसएस करने के बजाय अगर आप अपना विजन, अपनी पॉलिसीज बताते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। देखिए राशिद जी, यही बात मैं कहने जा रहा था जो आपने जिक्र किया। अगर आप जो है अपना लक्ष्य है, आपका विजन क्या है, आपकी पार्टी का जो आने वाले समय में जो चुनाव है उसके लिए क्या एजेंडा है। बस एक मिनट रुकिएगा, यहीं पर रुकिएगा। संदीप, राहुल गांधी ने पेरिस में क्या क्या बोला है, एक बार इन शॉर्ट ज़रा बताना। सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पे हमला बोला है। मेन बात ये है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो देश में ऐसा कहा माना जाता है कि बीजेपी को बड़ी संख्या में हिंदू वर्ग के लोग वोट देते हैं, हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बयान के जरिए वो ये बताना चाह रहे थे कि हिंदू उनके साथ नहीं है और वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं। ये मैसेज देना चाहे थे, कहीं ना कहीं इस बहाने वो एक तरह से हिंदुत्व वोटर को मैसेज देना चाहे थे कि बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी उनके साथ है, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू वोटर उनसे छिटक कर कांग्रेस। संदीप जो बात कह रहा है कि राकेश जी, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल को सेल्फ गोल कर लें, क्योंकि इसी तरह से हिंदू वोट छिटका था शाहबानों के वक्त में, आपको रामायण फिर लेकर के आना पड़ा, आपको मंदिर के ताले खुलवाने पड़े राजीव गांधी के वक्त में, और धीरे धीरे करके जिस तरह से कहते हैं ना कि वोट का एरोजन हो जाना, ये कांग्रेस के लिहाज से रहा था। क्या राहुल गांधी फिर से सेल्फ गोल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, जिस तरह से संदीप जिक्र कर रहे थे, मैं भी उनकी मत से सहमत हूं कि अगर आप हिंदुत्व को लेकर, लेकिन आप हैं, जब चुनाव आता है तो आप भी मंदिर जाते हैं, आप चाहे जनेऊ भी पहनते हैं, आचमन भी करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और लेकिन आप अगर आप बीजेपी के पिच पर आप खेलना शुरुआत कीजिएगा तो आप यही गलती कांग्रेस हिट विकेट हो जाएंगे, विकेट होंगे, क्योंकि ये बीजेपी का पिच है। आप ठीक है, उनकी नीतियों की आलोचना कीजिए, और मैं भी सहमत हूँ, अगर मोदी सरकार की कुछ नीतियां हैं नहीं लगती हैं, आलोचना कीजिए आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये है राशिद जी कि आपका एजेंडा क्या है, विजन क्या है, आप किन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी को चुनाव में आगे ले जाएंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखना। आपका गठबंधन किस तरह को, गठबंधन भी है तो उसमें आलोचना, आपका लक्ष्य क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जो है आप मोदी सरकार का विकल्प बनिएगा। नहीं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आम जनता में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो बीजेपी से बहुत ऊपर चले गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, जो पॉपुलैरिटी है, आम जनता के बीच में कोई कमी नहीं आई है उसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि 2024 एक लिटमस टेस्ट होने वाला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ों से सामना तो आपको करना ही है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर के खेलेंगे तो कांग्रेस का हिट विकेट होना तय है। ये राकेश कुमार सिंह का मानना है। इसी तरह की पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ा करें। नमस्ते।